मैं दुल्हन बनी बेड पर सर झुकाए बैठी थी और मेरे ससुराल वाले मेरे आसपास बैठे हुए थे और अपनी तीखी नज़रों से मेरे पूरे वजूद का पोस्टमार्टम कर रहे थे। उनकी नज़रों की तपिश से मैं अपनी पलकें भी ऊपर नहीं उठा पा रही थी। फिर मेरी सास आगे बढ़ी और एक एक करके सबसे तारुफ़ करवाने लगी। ये तुम्हारी फूफी सास हैं। मैंने नज़रें उठाकर एक औरत को देखा जो सपाट सा चेहरा लिए मुझे देख रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो मेरी फूफी सास ने बस सिर्फ सर हिलाकर ही उसका जवाब दिया। ये तुम्हारी छोटी ननंद है। उनके कहने पर मैंने नज़र उठाकर देखा। मेरे सामने 14 साल की मासूम सी लड़की बैठी थी जिसके दांत अंदर ही नहीं हो रहे थे। मुझे देखकर वो मुसलसल हंसे जा रही थी। मैं अपनी बड़ी ननंद से तो मिल चुकी थी, लेकिन छोटी ननंद को आज पहली बार देख रही थी। एकदम से ही दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, भाभी कहाँ हैं भाभी, मुझे भी देखना है भाभी को। आने वाला 19 साल का सेहतमंद नौजवान था। उसके यूं अजीब से तरीके पर मैं हैरान रह गई। फिर आते ही वो धड़ाम करके मेरे सामने लेट गया और उसने मेरे घुटनों को अजीब तरीके से पकड़ लिया। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने एकदम से ही अपने टांगों को पीछे कर लिया। फिर मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर उठाया और कहने लगी कि अरे ज़ैद, यूँ नहीं डराते भाभी को, देखो वो डर गई बेचारी। मेरी सास ने उसे कहा तो वो मुंह बनाने लगा। मुझे पता तो था कि मेरे शौहर का एक छोटा भाई भी है, लेकिन मंगनी से लेकर शादी के अरसे तक वो एक बार भी मेरे सामने नहीं आया था और आज शादी हो जाने के बाद वो पहली बार मेरे सामने आया तो उसकी हरकतें देखकर मैं परेशान हो गई थी। फिर मेरी सास उदासी से मुझे बताने लगी कि ये मेरा बेटा दरअसल दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसलिए ये किसी भी अजनबी को देखकर ऐसी ही हरकतें करता है। मैंने उनकी बात पर सिर हिला दिया था। फिर काफ़ी देर तक वो सब लोग मुझसे हंसी मजाक करते रहे। ज़ैद भी मेरी सास के पास दुबका बैठा था, लेकिन एक दो बार मैंने नज़रें उठाकर उसे देखा तो अचानक मेरी नज़रें उसकी आंखों से टकराईं, जो मुझे बड़ी तिरछी निगाहों से घूर रहा था। उसकी निगाहों से अजीब सी तेज़ी थी। फिर मेरी सास ने सबको कहा कि चलो अब उठ जाओ, तुम सब लोगों का क्या यहीं दुल्हन के पास सोने का इरादा है। उनकी इस बात पर सब हंस पड़े, जबकि मैं शर्मा सी गई थी। फिर मेरी सास के गुस्सा करने पर धीरे धीरे करके सब चले गए। अब कमरे में मैं अकेली बैठी हुई थी और धीरे धीरे कमरे का जायज़ा लेने लगी। गुलाब और चमेली के फूलों में दिल फरेब खुशबू मेरी सांसों को महका रही थी। मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। मैं आज बेइंतहा की खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन के जोड़े में तो आम से आम लड़की भी खूबसूरत लगती है, लेकिन अल्लाह ने मुझे तो हुस्न जैसी दौलत से नवाजा हुआ था। तभी तो रमीज़ की अम्मी मुझे एक ही नज़र में पसंद कर गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन मैं एक मिलाद में गई थी अपनी अम्मी के साथ। मेरी बड़ी बाजी के ससुराल में थी मिलाद मेरी बड़ी बाजी के ससुराल में थी। मैं वैसे तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन उस दिन अम्मी मुझे ज़िद करके अपने साथ ले गई थी। मैंने उस दिन गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, जो अम्मी ने मुझे नया ही बनाकर दिया था। फिर जब मैं मिलाद में जाकर बैठी तो थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे आगे बैठी हुई एक अधेड़ उम्र की औरत मुझे बड़े गौर से देख रही है। फिर जैसे ही मिलाद ख़त्म हुई तो वो फ़ौरन ही मेरी मम्मी के पास आ गईं। ना जाने वो मेरी अम्मी से क्या बातें कर रही थी, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ही जब वो अपनी बड़ी बेटी और ननंद के साथ हमारे घर आईं तो मैं हैरान रह गई और उनके जाने के बाद अम्मी ने मुझे बताया कि वो मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। वो औरत अच्छी खासी अमीर लग रही थी। फिर जब मेरी अम्मी अब्बू ने मालूमात की तो देखा उन्हें वो रिश्ता मेरे लिए हर लिहाज से मुनासिब लगा और यूँ मेरी चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। जभी तो आज मैं दुल्हन बनी इस घर में बैठी हुई थी। मेरी सास तो मुझ पर यूँ सदकेवारी हो रही थी जैसे उन्हें मेरी शक्ल में कोई कीमती ख़जाना मिल गया हो। उनकी मोहब्बत देखकर मैं शर्मिंदा हुई जा रही थी। मैं फूलों से सजे उस कमरे में रमीज़ का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खोलकर मेरा शौहर अंदर आया। मैंने सिर्फ तस्वीर में उसे देखा था। अब मुझे उससे बेतहाशा शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन फिर कमरे में आकर उसने मुझसे इतने प्यार भरे लहजे में बात की कि थोड़ी देर बाद मेरी शर्म जाती रही। वो मुझसे बड़े दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे थे। यूँ एक खूबसूरत अंदाज में हमारी खूबसूरत रात गुजर गई। मैं जल्द ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल गई थी। यूँ तो सभी बहुत अच्छे और ख्याल रखने वाले थे, लेकिन मुझे अपने छोटे देवर की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। अजीब सी शख्सियत का मालिक था, हर वक्त घर में शोर मचाए रखता था। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वह दिमागी मरीज़ है, क्योंकि लंबा चौड़ा वजूद ऊपर से सफ़ेद रंगत उसे एक खूबसूरत नौजवान बताती थी। ये बात हकीकत थी कि वो खूबसूरती में रमीज़ से भी ज़्यादा चार
हाथ आगे था। कभी कभी मुझे उसकी नज़रों से अजीब सी वहशत होती थी। वो मुझे इतने गौर से देखता था कि उसकी नज़रें मुझे अपने आर पार महसूस होती थीं। क्योंकि मेरे ससुराल में सभी ख्याल रखने वाले और अच्छे थे, लेकिन इसलिए मैं किसी से ये नहीं कह सकती थी कि मुझे ये बात बुरी लगती है। वो किसी के सामने तो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन जब मैं अकेली होती थी तो एकदम से अचानक मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता। मैं जैसे ही पीछे पलटती तो मुझे हाउ करके डरा देता। उसकी ऐसी बचकाना हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती थीं, क्योंकि मैं खामोश तबीयत की लड़की थी। जब मैंने अपने मायके वालों से रमीज़ के छोटे भाई जैद का जिक्र किया कि वो दिमागी तौर पर सही नहीं है, तो अम्मी को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि हमें वो औरत इतनी अच्छी लग रही थी, हम नहीं जानते थे कि वो अपने एक पागल बेटे की बात हमसे छुपा गई हैं। ये बात मुझे हैरान कर गई थी कि अम्मी अब्बू से उन्होंने अपने बेटे का जिक्र तक नहीं किया था। फिर मैंने अम्मी का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहने लगी कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, हाँ वो पागल हैं, लेकिन फिर भी मेरी सास और बाकी ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अम्मी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गई थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर रमीज़ के घर वालों ने अपने छोटे बेटे के पागल होने की बात क्यों छुपाई थी। कुछ दिन अम्मी अब्बू के पास गुजारने के बाद मैं वापस आ गई थी। मुझे काम करने की भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरी सास ने काम करने के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी। वो 4 साल से यहाँ काम कर रही थी। वो मुझसे बड़ी तमीज़ से बात किया करती थी। अक्सर कहती थी कि बाजी आप कितनी खूबसूरत हैं, बेगम साहिबा ने तो अपने बेटे के लिए एक परी ढूंढी है। उसकी इस तारीफ़ पर मैं मुस्कुरा देती। फिर एक दिन बातों ही बातों में मैं काम करने वाली शब्बो से कहने लगी कि शब्बो, तुम्हें पता ही होगा इतना इस घर के बारे में जितना मैं नहीं जानती, जितना तुम जानती होगी, क्योंकि तुम इस घर की सालों से नौकरानी हो। मेरी सास ने रमीज़ के छोटे भाई का इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? मैंने उससे दबे दबे लहजे में पूछ रही थी। शब्बो, जो मेरे कमरे की झाड़ू लगा रही थी, दबी दबी सांस लेकर कहने लगी कि बाजी, उस पागल का इलाज होता तो वो करवाती ना। वो तो शुरू से ही ऐसा ही है। बड़ी बेगम का कहना है कि वो पैदाइशी ही दिमागी मरीज़ पैदा हुए थे। उसकी बात सुनकर मैं सर हिलाकर रह गई थी। घर में रहने वाले एक एक इंसान का कहना था कि जैद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उसके ऊपर शक था। फिर एक दिन जब दोपहर में सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। मैं जो आराम से लेटी हुई थी, एकदम से चौंक उठ बैठी। जैद दरवाजे पर खड़ा मुझसे कह रहा था कि भाभी चलो मेरे साथ बाहर खेलते हैं। उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैं कहने लगी कि नहीं, मैं आराम कर रही हूँ, तुम जा यहाँ से। मेरे कहने के बावजूद भी वो बाहर न गया, बल्कि वो फिर मेरे बेड पर आकर लेट गया। मैं उसे अक्सर देखकर नागवारी का इजहार कर दिया करती थी। अब भी उसकी ये हरकत मुझ पर बहुत गुस्सा दिला गई थी। फिर मैं सोचने लगी कि अगर किसी ने इस वक्त इसे मेरे कमरे में देख लिया तो वो जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। यही सोचकर मैं उठकर लाउंज में आ गई। काफ़ी देर तक फिर मैं लाउंज में ही बैठी रही। जब मुझे यकीन हो गया कि जैद मेरे कमरे से बाहर आ गया, तभी मैं अपने कमरे में गई। रमीज़ के आने का टाइम होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। यही सोचकर जब मैं अपने वॉशरूम में गई तो हैरान रह गई। वॉशरूम में सब चीज़ें यूँ बिखरी हुई थी जैसे किसी ने उन्हें हाथ मार मार कर गिराया हो। वॉशरूम में लगे शीशे पर लिपस्टिक से कोई अजीबोगरीब लाइन लिखी थी, जो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। अपने बाथरूम की हालत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। यकीनन ये हालत जैद ने की होगी, क्योंकि उसे ही मैं कमरे में छोड़कर बाहर गई थी। अब किसी से कुछ कहने का फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं किसी को कुछ कहती कि जैद ने मेरे वॉशरूम में जाकर सब चीज़ें फैला दी हैं, तो सब मुझे यही कहते कि तुम्हें तो पता ही है कि वो पागल है, फिर भी तुम ये बात कर रही हो। मेरी बड़ी नंद जो शादीशुदा थी वो आ जाती तो जैद उसके साथ बच्चा बन जाता था और पूरे घर में गंध फैलाता रहता। लेकिन जब भी मैं तैयार होकर कमरे से निकलती थी तो वह तिरछी नज़रों से मुझे ऐसे देखता जैसे वो एक समझदार इंसान हो और सब समझता हो। जब मैं रमीज़ के साथ कहीं बाहर घूमने जाती तो वो मेरी तैयारी को ऊपर से नीचे तक देखता था। मुझे अब उसके वजूद से उलझन सी होने लगी थी। उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर थीं। अगर वो पागल होता तो उसके चेहरे पर पागलों जैसी मासूमियत भी होती, लेकिन वो सबके सामने तो पागल होने का नाटक करता, लेकिन जैसे ही सब इधर उधर हो जाते तो मुझे अकेला पाकर वो बिल्कुल नॉर्मल लगता। फिर एक दिन जब मैं दोपहर के खाने की तैयारी करके अपने कमरे में गई तो मुझे वॉशरूम में से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से लॉक था। कौन था जो मेरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था? मैं अभी किचन से गर्मी में से आई थी। वॉशरूम में जाकर मुंह धोने का दिल चाह रहा था, लेकिन अपने वॉशरूम में
किसी की मौजूदगी मुझे गुस्सा दिला रही थी। फिर जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि अंदर ज़ैद ही था, जिसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसने मेरे पूरे मेकअप का सत्यानाश कर दिया था। मुझे हंसते हुए वो अपने आप को दिखा रहा था कि दिल तो चाह रहा था एक थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर लगा दूं। वो ऊट-पटांग हरकतें मेरे सामने किया करता था। आज मेरी बस हो चुकी थी। फिर मैंने गुस्से में आकर अपनी सास से शिकायत कर दी कि ज़ैद काफ़ी दिनों से मेरे वॉशरूम में ऐसी हरकतें कर रहा है। एक-एक घंटे तक वॉशरूम में बैठकर वो पूरे वॉशरूम में चीज़ें फैलाता रहता है। मेरी सास शर्मिंदा नज़र आ रही थी। फिर कहने लगी कि बेटी, क्या करूं, जब से तुम आई हो बार बार कहता रहता है कि मुझे नई भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, तभी तो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। मैं अब अपनी सास को क्या बताती कि उसका मेरे आसपास घूमना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सब मैं सिर्फ रमीज़ की मोहब्बत में बर्दाश्त कर रही थी। उनसे भी शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सभी ज़ैद से दीवानों वाली मोहब्बत करते थे। मेरी सास तो उस पर यूँ सदके वारी जाती जैसे वो उनकी इकलौती औलाद हो। मेरी सास ने मुझे ही समझा बुझा कर चुप करवा दिया कि तुम ही बर्दाश्त करो, हम भी तो आखिर इतने सालों से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई, जब उसने मेरी अलमारी में से मेरे कीमती सूट निकाले और एक-एक करके सारे पहन कर बेड पर फेंकने लगा। मैं उस वक्त भी शब्बों के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही वापस आई तो मेरे कमरे की हालत ख़राब हुई पड़ी थी। सारे ही कपड़े अलमारी से निकाल कर बेड पर फेंके हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद ज़ैद एक साड़ी में लिपटा वॉशरूम से बाहर आया। यह हरगिज़ उसका पागलपन नहीं हो सकता था, वजह कुछ और ही थी। पहले मेकअप का यूँ इस्तेमाल करना, फिर कपड़ों का यूँ पहन कर देखना, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अब उन सब को समेट कर रखना आसान नहीं था। इसलिए मैं बेड पर बैठ कर रोने लगी कि अभी तो मैं थकी हारी किचन से आराम करने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि अलमारी को ठीक करने में पूरा एक दिन लग जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद सास ज़ैद को आवाज़ें लगाती हुई मेरे कमरे में आ गई। जब उन्होंने आकर मेरे कमरे और ज़ैद की हालत देखी तो अपना सिर पीटने लगी। फिर मुझसे कहने लगी कि बेटी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तुम फिक्र ना करो, अभी शब्बों को भेजती हूँ, वो तुम्हारे कमरे में से ये सब चीज़ें समेट देगी। मेरी सास इतनी अच्छी और मेहरबान औरत थी कि मैं उनसे बदतमीज़ी भी नहीं कर सकती थी। दिल में तो आ रहा था कि खरी खरी सुना दूँ, लेकिन फिर ये सोचने लगी कि अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों को समझने में वक्त लगेगा। मैं अपने कमरे को ताला भी नहीं लगा कर रख सकती थी, और जैसे ही मैं किचन में जाती, पीछे से ज़ैद कमरे में पहुँच जाता, कभी मेरे कपड़े पहन कर देखता, कभी मेरा मेकअप इस्तेमाल करता, और अब वो चूड़ियाँ भी पहनने लगा था। मेरे पास आता तो पागल बनकर नाटक करने लगता कि देखो तो सही भाभी, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। पर मुझे वो लंबा चौड़ा नौजवान ऐसी हरकतें करता हुआ जहर लगता था। फिर जब मैंने ज़ैद की हरकतों का जिक्र अपनी छोटी ननद के सामने किया तो उसने मुझे एक अजीब सी बात कही। वो मुझसे कहने लगी कि भाभी, जब मैं छोटी थी तो ज़ैद को लेने 2 औरतें आई थीं। मैं नहीं जानती कि वो कौन थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अम्मी से ज़िद करके कहती थीं कि अपने बेटे को हमें दे दो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर कुरेद कर उससे पूछने लगी कि वो क्यों लेने आती थी, लेकिन वो अभी कम उम्र थी, इसलिए वो सही से मुझे ना बता सकी। मेरे लिए सब बातें और ज़ैद की हरकतें एक राज बनता जा रहा था। मुझे उसकी खोज करनी ही थी। कुछ था जो सब लोग मुझसे छुपाना चाहते थे। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ये सभी लोग मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो वो बात ज़ैद के बारे में थी या फिर इस घर के बारे में। दूसरी तरफ मैं ये सोचने पर भी मजबूर थी कि मेरी सास के बहुत से रिश्तेदार यहाँ पर रहते थे, लेकिन फिर भी मेरी सास ने अपने ख़ानदान में शादी करने के बजाय अपने बेटे का रिश्ता हम जैसे लोगों में किया था। ना ही उनके रिश्तेदार ज़्यादा उनके घर आते थे और ना ही वो कहीं जाया करती थीं। एक सिर्फ़ उनकी नंद ही थी जो हर अच्छे बुरे मौके पर घर में आ जाया करती थी। मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे, अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। जब मुझे उल्टियाँ होने लगी तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि कहीं कोई खुशखबरी ना हो, ऐसा करो तुम शाम को रमीज़ के साथ जाकर डॉक्टर से चेकअप करा के आ जाओ। मुझे भी उनकी बात पर शक हो रहा था। वैसे भी कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ गिरी सी रहने लगी थी। फिर शाम को जब मैं रमीज़ के साथ डॉक्टर के पास गई तो मेरा शक सही साबित हुआ। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर तो जैसे ही मैं फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई जब मैंने यह खुशी रमीज़ के चेहरे पर ना देखी। मैं उन्हें भी अपनी तरह खुश देखना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों वह कुछ बुझे से लग रहे थे। मुझे उनका मायूस चेहरा बहुत परेशानी में डाल रहा था। फिर घर जाकर जब ये खुशखबरी मैंने सारे घर वालों को सुनाई तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि इस खुशखबरी को सुनकर कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा था।
बल्कि अजीब सी फीकी रंगत सबके चेहरे पर आ गई थी। मेरी सास भी सिर झुका कर रह गई थी। मैं हैरान थी कि लोगों को सालों इंतज़ार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर बच्चे की खुशखबरी मिलती है, और अब बिन मांगे खुदा मुझे ये औलाद का तोहफ़ा दे रहा था। तो ये सब लोग यूँ मायूस नज़र आ रहे हैं, जैसे खुदा न ख्वास्ता डॉक्टर ने मुझे ये कहा हो कि मैं माँ नहीं बन सकती। मुझे उन सब पर इतना गुस्सा आया कि मैंने दूसरे ही दिन रमीज़ से कह दिया कि मैं अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। फिर ऑफिस जाते हुए वो मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ गए। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था कि मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात अपनी अम्मी को बता दी कि किस तरह से मैं अपने ससुराल में दिमागी तौर पर टॉर्चर हो रही हूँ। अम्मी भी मेरी बात सुनकर हैरान थी। फिर कहने लगी कि तुम अपनी सास से ये सब पूछ के देखो कि आखिर बात क्या है, क्यों ये सब लोग तुमसे बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मी साथ साथ मुझे ये भी समझा रही थी कि मुझे किसी से कोई बदतमीज़ी या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। मैं अम्मी की बात अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए चुपचाप जब रमीज़ मुझे शाम को लेने आए तो मैं उनके साथ अपने ससुराल वापस आ गई। मैं सबसे खुशी से बात कर रही थी, किसी पर भी ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मुझे उनकी कोई बात बुरी लगी है। फिर एक दिन दोपहर के वक्त मैं अपनी सास के कमरे में बैठी थी तो उनसे कहने लगी कि अम्मी, क्या वजह है कि आप सब लोग मेरे माँ बनने की खबर से खुश नज़र नहीं आते। मैं उनसे दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी तो मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। उनके रोने से मैं हैरान परेशान हो गई। फिर घबराते हुए उनसे कहने लगी, मम्मी, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, आखिर आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं कि बात क्या है। फिर वो मुझसे कहने लगी कि बेटी, दरअसल एक राज हम सब अपने सीने में दफन करके बैठे हुए हैं, जो सिर्फ हमारे घर वालों को पता है और किसी तीसरे बंदे को ये राज नहीं मालूम। मैं अपने शौहर के साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे 2 बच्चे हो गए थे, तीसरा होने वाला था। खुशी खुशी हम दोनों अपने आने वाले तीसरे बच्चे की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिस दिन मेरा तीसरा बेटा पैदा हुआ, वो दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। जैसे ही वो इस दुनिया में आया, उसे देखते ही डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। अपने बेटे को लेकर मैं और मेरा शौहर घर आ गए, लेकिन सारे रिश्तेदारों से मुँह छुपाते फिर रहे थे। अगर कोई भी रिश्तेदार मेरे बेटे को गोद में लेने की कोशिश करता तो मैं बहाने से उसे वापस ले लिया करती थी। अब मैं 24 घंटे अपने बेटे पर नज़र रखती। जैसे ही कोई मिलने आता, मैं किसी को भी उसे ना देखने देती। इसकी वजह ये थी कि डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि मेरे यहाँ जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो नॉर्मल नहीं है, ना वो लड़का है ना ही लड़की, बल्कि वो इंसानों की तीसरी नस्ल में से है। मैं काफ़ी दिनों तक रोती फिरती रही, डॉक्टरों के पास जा जाकर अपने बेटे का इलाज करवाती रही, लेकिन सब ने ही मुझे मायूस किया। हमारे ख़ानदान में हमारे बारे में बहुत लोग बातें बनाने वाले हैं। अगर किसी को ज़रा से भी भनक पड़ जाती कि मेरा बेटा एक लड़का नहीं बल्कि एक हिजड़ा है, तो पूरे ख़ानदान में हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाती। और दूसरी तरफ अगर किसी हिजड़े को ये बात पता चल जाती तो वो ज़रूर इस बच्चे को लेने आ जाता। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे हमें महसूस होता गया कि उसका दिमाग भी कुछ नॉर्मल नहीं है। अब बाहर से वो पागलों की तरह नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ खासियत बिल्कुल हिजड़ों वाली ही थी। और हैरत की बात ये थी कि वो मेरे सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। हमने अपने ख़ानदान वालों से किसी न किसी तरह ये बात छुपा ली कि मेरे यहाँ एक लड़के ने नहीं बल्कि हिजड़े ने जन्म लिया है। इसलिए मैंने सबसे पहले सबके सामने ये मशहूर कर दिया कि मेरा बेटा अब नॉर्मल है। मेरे ये कहने से एक फ़ायदा ये हुआ कि किसी के दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। सभी उसके पागलपन पर ध्यान रखते थे। मैंने अपनी बेटी की शादी तो जैसे तैसे कर दी थी, लेकिन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए मुझे अपने बड़े बेटे की शादी एक ऐसे घर में करनी थी जो हमें ज़्यादा जानता ना हो। अगर मैं अपने ख़ानदान में से किसी की बेटी को ब्याह कर लाती तो वह ज़रूर हमारे घर का ये राज जान जाती, और फिर जिस बात को मैं पिछले 19 सालों से छुपाती आ रही हूँ वो सबके सामने खुल जाती और हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाता। आज मैंने तुम्हें ये हकीकत बता दी है, लेकिन बेटी, तुम मुझसे वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। अगर तुम इस घर की इज़्ज़त और मेरी परेशानी को समझती हो तो तुम्हें इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर दिखाना होगा। ज़ैद का ये राज सिर्फ मेरे सारे बच्चे और मेरी नंद को पता है, बाकी मेरे पूरे ख़ानदान को ये बात मालूम नहीं है कि ज़ैद और नॉर्मल होने के साथ साथ हिजड़ा भी है। वो अक्सर ही औरतों के रंग बिरंगे कपड़े देखकर उन्हें पहनने की ज़िद करता है और कभी कभी मेकअप लगाकर घर में घूमता रहता है। हम जितना भी उसे इन चीज़ों से मना करें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो उसकी फितरत में बसी हुई हैं। बचपन में ये एक बार घर से निकलकर करीब वाली दुकान पर
चीज़ लेने गया तो न जाने कैसे 2 हिजड़ों ने उसे देखा और उसके पीछे पीछे हमारे घर तक आ गए। वो मेरी मिन्नतें करने लगे कि अपने इस बेटे को हमारे हवाले कर दो, हम इसकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन भला मैं अपने जिगर के टुकड़े को कैसे उनको सौंप देती। दुनिया की नज़रों में भले ही वो हिजड़ा और पागल है, लेकिन है तो मेरी ही औलाद। मेरे सारे बच्चे और मैं उसे जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, और अगर 1 मिनट के लिए भी वो हमारी नज़रों से दूर हो जाए तो शायद हम जी ना सकें। मेरी सास रोते रोते अपनी ये दास्तान सुना रही थी और मैं बिल्कुल साकित चेहरा लिए ये सब सुन रही थी। मैं जो आते ही ज़ैद की हरकतों से उससे नफ़रत करने लगी थी, अब मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। मैं सोचने लगी कि मैंने बिना कुछ जाने ही अपने दिमाग से सोच सोच कर ज़ैद के लिए अपने दिल में नफ़रत पैदा कर ली थी, और अगर वाकई में अम्मी अब्बू के बात पहले से पता होती तो शायद वो मेरी इस घर में शादी करने से मना कर देते। फिर मेरी सास मुझसे कहने लगी कि हमने तुम्हारे बच्चे की खुशखबरी सुनकर इसलिए खुशी का इजहार नहीं किया क्योंकि ज़ैद के बाद से हमें ये डर लगता है कि कहीं हमारी दूसरी नस्ल में कोई ऐसा बच्चा पैदा ना हो जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं भी डर गई। फिर मैंने अपनी सास का हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें कहने लगी कि मम्मी आपको तो ज़ैद के पैदा होने पर खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको आजमाइश के लिए चुना है। दुनिया में कितने इंसान हैं, लेकिन अल्लाह आजमाइश के लिए सिर्फ कुछ इंसानों को ही चुनता है। तो आपको इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जो न लड़के की नस्ल में आता है और ना ही लड़की की। ये सब काम अल्लाह के होते हैं और अल्लाह ही बेहतरीन इनके राज जानता है। मेरी सास ये बात सुनकर मेरे गले से लगकर रोने लगी। अब मैं उनकी परेशानी अच्छे से समझ गई थी। जब बाहर आई तो ज़ैद घोड़ा बना हुआ मेरी बड़ी नंद के बच्चों के साथ खेल रहा था। आज उसे देखकर मेरे अंदर नफ़रत का एहसास नहीं जागा था, क्योंकि मेरा नज़रिया बदल चुका था। मैं अपने दिल में उसके लिए नरम गोशा महसूस कर रही थी। बज़ाहिर वो अब नॉर्मल इंसान मोहब्बत करने के लायक था, ना कि नफ़रत करने के। फिर धीरे धीरे मैंने खुद ही उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जिस तरह वो बाकी लोगों से ज़िद और फरमाइश किया करता था, ऐसे उसने मुझसे भी अपना रिश्ता बना लिया था। फिर दिन इतनी तेज़ी से गुजरे कि पता ही ना चला, और मेरे यहाँ एक खूबसूरत से बेटे ने जन्म लिया। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि मेरा बेटा पूरी तौर पर एक सेहतमंद बच्चा है। सब लोगों के दिल का डर दूर हो चुका था। वो बच्चे को देखकर मुतमईन और खुश थे, और मेरी खुशी की तो कोई इंतहा न रही। मैं आज अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।